नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्विक कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक है वो बेहद दिलचस्प है और टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बायो हाइब्रिड रोबोट। यानी कि भविष्य के लिए आप तैयार हो जाइए कि भविष्य की दुनिया कैसे होने वाली है। रोबोट का क्या काम होता है? रोबोट आप अमूमन जान रहे हैं, अब आप तो परिचित हैं ही इससे, कि सफाई के काम में आ जाता है। बच्चों का होमवर्क तक रोबोट कर रहा है। फैक्ट्री में भी भारी वजन को उठाने का काम रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकल सर्जरी ऐसी होती है जो मानव से नहीं हो पाता है, संभव नहीं है, तो वहां भी रोबोटिक्स का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही आप जानते होंगे कि नर्स के रूप में भी आजकल रोबोट का इस्तेमाल काफी चलन पकड़ लिया है। इसके अलावा जापान एक ऐसा देश है, आप जानते होंगे, जापान में लगातार जो है बारंबार भूकंप आते रहता है, वहां सुनामी आते रहता है। तो जापान ने ऐसे रोबोटिक्स तैयार किए हैं जो वहां पर इन आपदाओं के समय पर काम कर सके। आपदा में, भूकंप में अगर मानव कहीं मान लीजिए बिल्डिंग के नीचे दब गए हैं तो उन सबको ढूंढ सके, यह सब काम जापान में हुआ है। और जापान में ही ये देखिए बायो हाइब्रिड रोबोट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जापान के अलावा अभी जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वह इजराइल का एक अनुसंधान है, लेकिन जापान ने भी इस पर काफी अधिक काम किया है। तो यही सब परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि बायो ये जो हाइब्रिड रोबोट है, दूसरा कि यह क्या है और फिर इससे मानव सभ्यता आगे चल के कैसे प्रभावित होने वाली है। क्यों हम कह रहे हैं कि आने वाली दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी बायो हाइब्रिड रोबोट के बारे में। तो ये सब समझ लीजिए कि क्या है। दरअसल तेल अवीव विश्वविद्यालय में इसका अभी एक अनुसंधान किया गया, प्रोटोटाइप जारी किया गया। तेल अवीव कहाँ पड़ता है? इजराइल में। तो इजराइल स्थित एक विश्वविद्यालय है जहां पर इसके वैज्ञानिकों ने अभी एक बायो हाइब्रिड रोबोट फाइनली विकसित कर लिया है। ठीक है, इस पर काम जारी था, लंबे समय से रिसर्च चल रहा था और फाइनली इन्होंने अब इसे डेवलप करके दुनिया के सामने पेश किया है। और यह जो होगा जैविक सेंसर से लैस होगा। इसका क्या मतलब है, इस पर हम डिटेल से जरा बात करेंगे कि जैविक सेंसर्स का क्या मतलब होता है, इसको हम देखेंगे। टिड्डियों के एंटीना का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, मतलब जो भी रोबोट तैयार किया गया है अभी, उसमें क्या किया गया है, जैविक सेंसर लगाया गया है और जैविक सेंसर के रूप में टिड्डी का एंटीना लगाया गया है। अब ये टिड्डी देख रहे हैं, तो इसका जो ये एंटीना होता है, इसका इस्तेमाल किया गया है सिग्नल प्राप्त करने के लिए। इसका क्या महत्व है टिड्डी के इस एंटीना का, ये जरा आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, यह सूंघने की क्षमता से युक्त रोबोट होता है। जो टिड्डी का एंटीना होता है उसमें यह क्वालिटी होती है। रोबोट बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। टिड्डी एंटीना में 50,000 से अधिक घ्राण रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं और यही एक क्वालिटी होता है। टिड्डी का जो ये एंटीना होता है ना, इसमें यही एक क्वालिटी होता है कि ये घ्राण रिसेप्टर न्यूरॉन्स इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं, तकरीबन 50,000 की संख्या में। तो यह करता क्या है, घ्राण रिसेप्टर न्यूरॉन्स, अब मान लीजिए रोबोट पे इसे हमने फिट कर दिया, जैविक अंश जो इसका था ये बायोजेनेटिक करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये काम कर दिया गया। तो इसमें इसने क्या किया उस एंटीना ने, कि बायोजनित गंधक अणुओं को जो था वह सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और इससे जो है मैं वहां की स्थिति का पता चल जाता है। अब देखिए जरा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। जैसे कि मसल्स में मान लीजिए, अगर आपको बायो हाइब्रिड रोबोट तैयार करके मसल्स में दिया जाए तो मानव मसल्स की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि आ जाती है। कृत्रिम अंग की बात आप देख रहे होंगे, जैसे ये कि कृत्रिम हाथ है, तो कृत्रिम हाथ अब तैयार तो हो ही रहा है, लेकिन अगर ये जो जैसे कि बायो हाइब्रिड रोबोट से होता है तो इसकी कार्य क्षमता जो है, कार्य प्रणाली जो है, वह बेहतर हो जाएगा। तो यह उम्मीद की जा रही है कि बायो हाइब्रिड रोबोट तैयार होने के बाद एक नेक्स्ट लेवल की दुनिया तैयार होगी जिसमें मानवों के पास एक रोबोट ऐसा आ जाएगा जो लगभग उसके जैसा ही काम करता हुआ पाया जाता रहेगा। अब बायो हाइब्रिड रोबोट के बारे में कुछ बातें डिटेल से हम जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है, क्या इसमें तकनीक ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो यहां तक हम पहुंच पाए हैं और हम कह रहे हैं कि मानव जैसा ही लगभग हो जाएगा। देखिए, इसकी जो शुरुआत है उसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टडी करना होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दूसरा बायोटेक का आपका स्टडी करना है, न्यूरॉन्स की स्टडी करनी होती है। तो कई सारे सब्जेक्ट पे रिसर्च करके यहाँ तक पहुँचना संभव हो पाया है। अब इसमें क्या है कि निर्जीव पदार्थों
से जीवन के निर्माण की खोज की जा रही है। अब निर्जीव पदार्थ कहने का मतलब होता है कि दो चीजें यहां देख लीजिए। यह जैसा आप जान रहे होंगे कि हाइब्रिड रोबोट की बात की जा रही है, बायो हाइब्रिड। तो इसका कहने का मतलब है इसमें जो होगा, एक जो चीजें शामिल की गई है वह जैविक है, यानी कि बायोलॉजिकल एंटिटीज है, और प्लस जो है आर्टिफिशियल मटेरियल्स मिला दिया गया है। तो आर्टिफिशियल मटेरियल्स में बायोलॉजिकल एंटिटीज डाल दिया गया है, इससे जैविक और कृत्रिम दोनों ही घटक तैयार हो गए हैं। अब इससे क्या हो गया है कि जैविक घटक तैयार हो जाने के बाद यह रोबोट जो है इसकी अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा दक्षता बढ़ जाएगी, और यह रोबोट जो है निपुण हो जाएगा, मानव की तरह यह काम करने लग जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए इसमें जैविक मिला और कृत्रिम घटक जो आ गए, आर्टिफिशियल मटेरियल्स आया, तो इसकी विशेषताएं जो होगा वह बेहतर हो जाएगा, और ह्यूमन टिश्यूज से लेस कर दिया जाता है इस रोबोटिक्स को जो है, तो इसकी क्षमता में जो इजाफा हो जाएगा। अब मान लीजिए एक आपको यहाँ, ये जापान के जो साइंटिस्ट हैं, जब इन्होंने पिछले 1 साल पहले इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे, तो इसको आप समझ लीजिए। यह मान लीजिए एक जो है वेट लिफ्टिंग मशीन है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, और यह एक जो है पेपर है, इसको वेट लिफ्ट करना है इसे। तो इन्होंने इसमें क्या किया है, ह्यूमन टिश्यूज डाल दिया। मान लीजिए मुझे यह मोबाइल फोन उठाना है, तो मेरा क्या होगा, जो हाथ, मेरा माइंड जो है सिग्नल देगा हैंड को, और हाथ क्या जाएगा, इसे उठा लेगा। तो हाथ जब इसे उठा रहा है, ध्यान रखना है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मोबाइल फोन का वजन कितना है, तो हम उस हिसाब से ही इसे उठाने के लिए जोर लगाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए मैं ये पेन पकड़ के खड़ा हूं, यह पेन यहां रखा है, तो यहां भी हमने अंदाजा लगा लिया कि मोबाइल फोन में जितनी बल से हमें उठाना था उससे कम बल की जरूरत यहां था, तो हम उस तरह से अंदाजा लगा लेते हैं। वो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए इस रिमोट को मैंने उठाया, तो हमने अपना बल इसके हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट किया है। ठीक ऐसा ही मामला यहाँ है, और ये मामला रोबोट कर रहा है। अब सोच लीजिए, तो हमारे जो सेंस थे वह रोबोट में शामिल हुआ कैसे, तो ये जो आर्टिफिशियली चीजें था, मटेरियल था, इसमें हम ह्यूमन टिश्यूज डाल देते हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज डालते हैं, और इसमें अब सेंसर्स डेवलप हो गया है, तो यह खुद अंदाजा लगा लेता है कि यह पेपर का वेट है। अब यह मान लीजिए इसे उठाता है, एक यहाँ आएगा, ये इसका हैंड है, मान लीजिए यहां से, जैसे हमारा ये हैंड है, ये जाके इसे उठाएगा। अब इसे अगर वजन ज्यादा लग रहा है तो दूसरा पक्ष भी आ जाएगा, दूसरा हाथ, और ये दोनों करके इसे उठा लेता है। तो इसमें अब जब ह्यूमन टिश्यूज को डाला गया है, तो यह बेहतर ढंग से काम करने लग गया है, इसकी क्षमता में काफी अधिक वृद्धि हो गई है। इसके लिए टिड्डी का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, उसके अलावा मच्छर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मधुमक्खी का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मधुमक्खी में ऐसा देखा जा रहा है कि मान लीजिए कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त चीजें हो, बम का प्लांट कर दिया गया हो, तो देखा जा रहा है कि मधुमक्खी जो है उसकी खोज करने में सफल रहती है, तो उसका भी जीनोम स्टडी करके ऐसा काम किया जा रहा है। यानी कि ये समझिए कि जीवित प्राणियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृत्रिम मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा खेल यहां पर यह आ जाता है। अब इससे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कई तरह के जो बीमारी हैं उसका भी पता लग जाता है। अब बीमारी में मान लीजिए अल्जाइमर किसी को हो गया, या पार्किंसंस रोग हो गया, कैंसर किसी को है, तो कैंसर टिश्यूज जो है, मान लीजिए हमारे बॉडी में ऐसे रोबोट्स तैयार किए जाए, ह्यूमन टिश्यूज उसमें डाल दिया जाए, और बॉडी में बहुत छोटे स्तर का, नैनो स्तर का जो है रोबोट बॉडी में फिट कर दिया जाए, जो सेल में हो, तो पहले से ही वो रोबोट तैयार कर लेगा कि फलाने जगह पे, बॉडी के इस पार्ट में, फलाने सेल में जो कैंसर टिश्यूज डेवलप हो गया है। ठीक है, तो वो हमें पहले से ही इसकी ये बता देगा। टारगेटेड मेडिसिन जो है उस सेल तक वो रोबोट्स पहुंचा देगा, और वो रोबोट क्या करेगा कि उस सेल को फाइंड आउट करेगा और उसे डेड कर देगा। तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह चीज़ मानव सभ्यता के लिए कहा जा रहा है कि अगर बायो हाइब्रिड रोबोट और विकसित हुआ तो मानव सभ्यता के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, समाज के लिए क्या लाभ हो सकता है, इस पर जरा इसका हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने शल्य चिकित्सा की बात की थी, बहुत सारे मेडिकल सर्जरी ऐसे होते हैं जहां पे मानव के द्वारा उसको सर्जरी कर पाना लगभग असंभव होता है। मान लीजिए ब्रेन में कोई सर्जरी होता है तो वहां पर रोबोटिक्स की बहुत अधिक जरूरत होता है, तो वह काम इससे किया जा सकता है। जैसे कि आजकल क्या होने लगा है, स्वचालित ड्राइविंग की बहुत बात होने लगी है। अब शहर का जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, तो इसकी संभावना और तीव्र होती जा रही है। टेस्ला कार के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन कहीं कहीं समस्या
उसके सेंसर में आता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जब बायो हाइब्रिड रोबोट का इस्तेमाल करके किया जाएगा, गाड़ी में, कार में प्लांट किया जाएगा, तो संभव है सेल्फ ड्राइविंग कार जो है और बेहतर तरीके से काम करने लग जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कृत्रिम अंग की बात बताई थी, यहां पर मैंने कृत्रिम अंग की बात बताया था। तो कृत्रिम अंग को और बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है। वह हूबहू मानव हाथ की तरह ही काम करने लग जाएगा। वह खुद ब खुद माइंड से सेंसर लेकर के अंदाजा लगा सकता है, जैसा मैंने कहा वेट का अंदाजा लगा सकता है, या बॉल फेंकना हो तो वह स्पीड का अंदाजा लगा सकता है, जैसे ही आप यहां देख रहे होंगे। दूसरा, मान लीजिए आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे क्या होगा, बायो हाइब्रिड रोबोट से आंखों की पुतलियों का आकार प्रकार ठीक वैसा ही तैयार कर लिया जा सकता है और उससे फिर बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।